हेलो क्रशर्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रोटेशनल मोशन। तो इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपसे क्लियर हो जाएंगे। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस के बाहर हैं, ताकि आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, क्या चीज़ें हमारे सिलेबस के बाहर हैं, ताकि हम उनसे ज़बरदस्ती घबरा ना जाएँ। और ऐसे एक दो बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, फिर उनको बोनस क्वेश्चन बना दिया गया था। तो वो वाले क्वेश्चंस भी आज हम करने वाले हैं। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं रोटेशनल मोशन में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। ये स्लाइड हम हमारे जो बेसिक्स वाले वीडियो हैं, मेंस वाले, उसमें हम समझ चुके हैं इसको। देखो, रोटेशनल मोशन में हमारे पास दो तीन तरह की चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास या तो एक्सिस फिक्स्ड होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास रोटेशन हो सकता है। इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से ये कोई चीज़ हमारे पास इस तरीके से घूम सकती है। और यहाँ पर अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता करनी होती है, तो देखो मैं इस तरीके से निकाल लेता था। मैं क्या लिखता था? वेलोसिटी विल बी ओमेगा क्रॉस आर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम इस चीज़ को ही समझ लेते हैं। वेलोसिटी विल बी ओमेगा क्रॉस आर। देखो, हमारे पास अगर कोई चीज़ इस तरीके से घूमती है, तो ये यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो इसकी ओमेगा किस डायरेक्शन में आती है हम जानते हैं। जिस दिशा में ये घूम रहा है उस दिशा में अपने हाथ को ऐसे मोड़ने की कोशिश करो। तो ये देखो ऊपर की तरफ, राइट हैंड कर्ल रूल से मुझे पता चल जाएगा ये ऊपर की तरफ इसकी ओमेगा वेक्टर है। ऑलराइट, अब मुझसे पूछा जाए कि बताओ ये ऐसे घूम रहा है, इसके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ होगी, तो यहाँ से मैं थोड़ा घूम जाता हूँ, नहीं तो वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड उल्टा पड़ता है ना, उसके कारण आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। देखो, ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अभी देखूँ तो ये यहाँ से ये वाला पॉइंट इस तरीके से जा रहा था, तो इसके हिसाब से मैं अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाऊंगा तो मेरे को नीचे की तरफ राइट हैंड का यूज़ करना है। पहली बात, नीचे की तरफ ओमेगा देखने को मिलती है। अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं कि ये कोई पॉइंट है वो यहाँ से ऐसे चल के आ रहा है ना, इस तरीके से ऐसे अगर मैं इसे घुमाता हूँ, तो मेरे पास ये, हमारे पास इस दिशा में मैं उंगलियों को कर्ल करूँगा, इस एक्सिस के अलाउंग ऐसे में हमारे पास हमारी ओमेगा वेक्टर आ जाएगा। ऑलराइट, फिर हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगी। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी, अब अगर मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूँ, वेलोसिटी इस पॉइंट की इस दिशा में होगी। और वेलोसिटी इस दिशा में कैसे आएगी? वो आएगी ओमेगा क्रॉस आर से। देखो, ओमेगा वेक्टर ऊपर की तरफ था, हमारे पास रेडियस वेक्टर इस पॉइंट का कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ओमेगा की तरफ उंगली करनी है, रेडियस की तरफ आपको ऐसे हाथ को कर्ल करना है। ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। तो इस दिशा में मेरे पास अंगूठा आता है, तो उससे मुझे पता चल जाता है ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ आती है ना, इस तरफ वेलोसिटी देखने को मिलेगी। तो ये फील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर आप इस चीज़ को फील नहीं कर पाते हो तो 3 डायमेंशनल में फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके आज हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से समझो। फिर आते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो होते हैं मूविंग एक्सिस वाले। मूविंग एक्सिस में भी दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। कि पहली बात तो हमारे पास जो एक्सिस मूव कर रहा है वो पैरेलली मूव हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है रोलिंग मोशन, जहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन क्या हो जाती है, v इक्वल टू आर ओमेगा। कि ऐसा हो गया तो प्योर रोलिंग हो जाती है, नहीं तो फिर रोलिंग प्लस स्लिपिंग, इस तरीके के केसेस आ सकते हैं। दूसरा केस होगा कि भाई हमारे पास एक्सिस मूव तो हो रहा है लेकिन पैरेलल मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जैसे 3 डायमेंशनल जायरोस्कोप जो होता है, इसमें ये इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे आ रहा है, लेकिन साथ में ये एक्सिस खुद भी इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। तो अभी फिर थोड़ी देर बाद वो ऐसे घूम रहा होगा, फिर थोड़ी देर बाद वो ऐसे घूम रहा होगा। ये हमारे सिलेबस से बाहर है। तो इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन खुद घूमने लग जाए, हमारे सिलेबस के वो बाहर हो जाता है, ठीक। अब वो एक्सिस इस तरीके से भी घूम सकता है, या फिर वो इस तरीके से घूम सकता है कि ये हमारे पास एक्सिस है, ऐसे 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 घूम रहा है। एक्सिस को स्ट्रेट लाइन में चलाओ, सिलेबस में एक्सिस को ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, किसी भी तरीके से वो घूमने लग गया, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक। अच्छा, ये सारे के सारे तो रोटेशनल मोशन वाले हो गए। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इक्विलिब्रियम बेस्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा ना, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। और हमारे पास टॉर्क नेट की वैल्यू भी होनी चाहिए जीरो। हमारे पास अगर किसी भी पॉइंट का इक्विलिब्रियम है तो मतलब फोर्स नेट भी जीरो होगा, टॉर्क नेट भी जीरो होगा। और फोर्स नेट को जीरो करने का एक स्पेशल हमारे पास केस है जिसको आप जानते हो, इसको बहुत बार मैं बता चुका हूँ, लामीज थ्योरम। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मान लो हमारे पास 3 फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ एफ ए। तो फोर्स भी मत बोलो यार, ये वेक्टर बोल लो। हमारे पास अगर कोई 3 वेक्टर हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर, और अगर ऐसा बोला गया है
कि तीनों का सम मिला करके जीरो हो रहा है। वो फोर्स वेक्टर हो सकता है, वो टॉर्क वेक्टर हो सकता है, वो वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, वो कहीं पे भी आ रहा हो, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है। या तो अब आप एक काम करोगे, यहाँ से इस तरीके से एक्सेस मानोगे, इसका इधर कंपोनेंट निकालोगे, इसका इधर कंपोनेंट लगाओगे, दोनों को बराबर कराओगे, और इसका इधर वाला कंपोनेंट, इसका इधर वाला कंपोनेंट, उसको करोगे, तो वो इक्वेशन कैलकुलेशन करने में आपके 2 पेज निकल जाएंगे। ये सब चीज़ें हमें ना करनी पड़े, इसीलिए हमारे पास सिंपल सा रहता है, भाई सी के सामने वाले एंगल को सी बोलो, ए के सामने वाले एंगल को ए बोलो, बी के सामने वाले एंगल को बी बोलो। हमारे पास इक्वेशन आ जाती है ए अपॉन साइन ए, है ना, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये हमारे पास लामीज थ्योरम है, इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के हिसाब से, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। रोटेशनल मोशन, मान लो हमारे पास इस तरीके से डिस्क है 3, और यहाँ पर मोशन को देख लेते हैं एक बार। अगर इसके हर एक पॉइंट की इस दिशा में वेलोसिटी सेम है ना, सबकी वेलोसिटी है वी 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 वी, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से घूम रही है, तो यहाँ पर हम जानते हैं इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरीके से होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, वो आती है आर टाइम्स ओमेगा। ठीक, और ये हो जाता है हमारा प्योर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और अगर हमारे पास ऐसा है कि किसी पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी भी है, उसको हम बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, साथ में हमारे पास वो इस तरीके से ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है। अब ये हो जाएगा हमारे पास एक कॉम्बिनेशन मोशन। और यहाँ पर वेलोसिटी किस तरीके से लिखते हैं, हमारे पास देखो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो आप सब जगह ऐड कर दो इस तरीके से, यहाँ भी वेलोसिटी इस तरीके से होगी, यहाँ भी वेलोसिटी इस तरीके से होगी, और फिर ये जो रोटेशन हो रहा है उसके कारण भी हमारे पास कुछ वेलोसिटी ऐड हो जाती है। इस तरफ कितनी हो जाएगी, हमारे पास इस तरफ ऐड होगी ये वाली, वो होगी आर ओमेगा, और पहले से थी हमारे पास वी सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर हमारे पास नेट वेलोसिटी इन दोनों वेक्टर का एडिशन हो जाएगी। यहाँ पर क्योंकि ये इस तरीके से घूम रहा है, तो देखो ये वाली वेलोसिटी आर ओमेगा वाला कंपोनेंट इस तरफ आने वाला है, दिस विल बी आर ओमेगा, और ये जो है ये वी सी एम तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वी सी एम माइनस आर ओमेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी कम वो इस तरीके से नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास रह जाएगी। यहाँ पर अगर मुझसे पूछा जाए तो इस तरीके से हमारे पास आर ओमेगा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। इफ़ यहाँ पे होता है हमारे पास इफ़ वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक हमारे पास इस तरीके से फ्लोर भी होना चाहिए ना, जिस पर वो रोल करेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई। ओके, अच्छा यहाँ पर भी हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देखो यहाँ पे तो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन ही नहीं है। यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू फिक्स्ड। यहाँ पर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो बात करी जाए वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पैरेलली मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास मूविंग है। ठीक है, अगर ये रोटेट करने लग जाएगा, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, पहली बात तो ये जो हमारे पास प्लेन है उसमें इस तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसे मूव कर रहा है। अगर वो इस तरीके से घूमने लग जाता है या ऐसे ऐसे भी घूमने लग जाता, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हर केस में काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो आप क्या लिख दोगे, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे v है उसको वी सी एम ही लिख दो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उतनी रहने वाली है। यहाँ पर जो आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना अपने आप में एक सब टॉपिक है रोटेशनल मोशन का, तो उसको हम डिटेल में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको यहाँ पर हम ज़्यादा दोबारा नहीं करेंगे, उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, और इस पर्टिकुलर केस में डिस्क है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2। हम इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को आप किस तरीके से लिख सकते हो, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को लिखने के हमारे पास 2 तरीके होंगे। पहला तरीका, भाई इसकी सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सिस है उसके अबाउट के रोटेट कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो, और फिर जो सेंटर ऑफ मास खुद जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दो। तो 2 पार्ट्स में हम इसकी एनर्जी लिख सकते हैं। वो हो जाएगी, पहली बात हमारे पास हाफ
m इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू आई ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसकी ओमेगा सब जगह सेम होती है ना। यहाँ पर देखोगे तो सेम ओमेगा होगी, यहाँ से देखोगे सेम ओमेगा होगी, यहाँ से देखोगे सेम ओमेगा होगी। ओमेगा की वैल्यू एक रिजिड बॉडी के लिए सेम होती है, ये तो बेसिक है एकदम, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से भी देखोगे तो भी ओमेगा वही रहने वाली है जो इस बॉडी की है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना चाहिए। इस तरीके से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसी काइनेटिक एनर्जी को लिखने का और एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा तो हमेशा सेम रहती है, ये जो आई की वैल्यू है वो कौन सी होती है, वो आती है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा आ जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई भी बॉडी जब रोटेट कर रही होती है और मूव कर रही होती है तो इस दुनिया में कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की वैल्यू आ जाती है, हमें पता चल जाता है। तो इसको आप किस तरीके से पता भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर, या इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप इस तरीके से देखो, हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ इस तरफ है v(cm), यहाँ पे टॉप वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v(cm) प्लस हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा था r ओमेगा भी आ जाती है। तो नेट वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है हमारे पास। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, वो एक्सिस जो बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जहाँ पर सिर्फ रोटेशन हमें देखने को मिलता है और वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है। थोड़ी देर बाद वो एक्सिस कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर वो सिर्फ रोटेट हो रही है उसके अबाउट ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर देखो इसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पता कर सकता हूँ, उसकी जो भी वेलोसिटीज़ होती हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर ये जो दो वेलोसिटीज़ हैं दोनों के ही परपेंडिकुलर हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लाइन पर कहीं एग्जिस्ट करेगा और उस पॉइंट की वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे सारी की सारी वेलोसिटीज़ इस तरीके से बन जाएंगी। यहाँ वाले पॉइंट की वेलोसिटी हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐसे होगी और इन दोनों को ऐड करोगे तो नेट वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आती है। यहाँ पे देखो एक इस तरीके से वेलोसिटी की प्रोफाइल आ रही है और हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है। इस पॉइंट के अबाउट मैं बोल सकता हूँ ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको पता करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई बॉडी है और हमें नहीं पता ये रोटेट करिए क्या हो रहा है, हमें तो बस बता दिया गया कि भाई इसके इस पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो वो वेलोसिटी ऐसे जा रही थी और इसको v1 बोल सकते हो। इस पॉइंट की बात करोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर इस तरीके से थी v2। बताओ इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पता कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा किसी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लाइन पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ इस तरीके से, हमें पता है हमारे पास जो भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो इसी लाइन पे होगा। यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। और एक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, एक और वेलोसिटी दिखाई दे रही है, इस वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर इस तरीके से लाइन ड्रॉप करो। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लाइन पे भी लाई करेगा, तो यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। अब सिर्फ एक पॉइंट है जो इन दोनों लाइन पे है और वही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर हमारे पास बॉडी है वो कुछ इस तरीके से ओमेगा से घूम रही है। ओमेगा की वैल्यू भी आप पता कर सकते हो ज्योमेट्री के हिसाब से, आपको यहाँ पर इसकी लेंथ पता चल जाएगी, ये वाली लेंथ पता चल जाएगी। किसी वेलोसिटी को आप लिख सकते हो, तो मैं v1 को इक्वेट कर दूंगा, v1 विल बी इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 विल बी इक्वल टू r2 ओमेगा। यहाँ पर ये हो जाता है हमारे पास r2, ये हो जाता है हमारे पास r1। इस तरीके से आप चीज़ें पता कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता करना पड़ेगा। और एक बार हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता चल गया तो उस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं पता कर लूँगा। वो भी मुझे ज्योमेट्री दी होगी तभी मैं पता कर सकता हूँ, ऐसे किसी भी चीज़ का तो नहीं पता कर सकते। यहाँ पे हम पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, देखो इस पॉइंट के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr² डिवाइडेड बाई 2, और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था। फिर हमने इसी एक्सिस को पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है ना,
तो मान लो ये डिस्टेंस d है, तो हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कितना ऐड हो जाएगा, md²। ये आ जाएगा मेरे पास इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी। अब मैं काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे इसकी टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। कैसे? इस फॉर्मूले से काइनेटिक एनर्जी विल बी सिंपली हाफ I अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन टाइम्स ω²। तो वहाँ पे ये वाली वैल्यू लगानी है। अब आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपका आंसर सेम आएगा। उसमें आपको जो आपको कन्वीनियंट लगे वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। और इसके हम बहुत सारे अभी एग्जाम्पल भी देख लेंगे, तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, ये तो बात हो गई काइनेटिक एनर्जी की, और यहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं हटा देता हूँ। हम साथ में एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं। तो देखो एंगुलर मोमेंटम को किस तरीके से लिखा जाएगा। अगेन जिस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी को लिखने के दो तरीके हैं, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो मैं लिख दूंगा सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो इस तरीके से घूम रहा है तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है मास इनटू r क्रॉस v, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस इसमें आपको ऐड कर देना है i ओमेगा। यहाँ पर i क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ एनर्जी है, सेंटर ऑफ मास। जैसे ये यहाँ पे घूम रहा है, अब देखो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी पॉइंट के अबाउट होता है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ ये था ओरिजिन, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम पता करना है। तो कैसे, यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ मास इस तरफ जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस देख लूंगा। मान लो ये है मेरे पास r, और मैं क्या बात करूंगा यहाँ पर mvr, जो हो जाएगा इस सेंटर ऑफ मास अगर इस वेलोसिटी से जाता तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम आता। वो तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास का है, उसके बाद वो यहाँ पे घूम भी रहा है, तो उसके कारण L इज इक्वल टू आई ओमेगा उसमें ऐड भी होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है, अगर इस पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो इस सेंस में घूम रही है, ओमेगा भी इस सेंस में घूम रही है, तो दोनों एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाएंगे। अगर हमारे पास वेलोसिटी इस तरफ होती तो यहाँ पर इस पॉइंट के हिसाब से देखोगे वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, तो इस सेंस में एंगुलर मोमेंटम आता, लेकिन ओमेगा उल्टी हो जाती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है, दोनों को हमें फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन होती है। सारी की सारी चीज़ों के बेसिक्स हमने देख लिया, अभी इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसी एंगुलर मोमेंटम को लिखने का और एक तरीका हो जाएगा, सेम जैसे अभी हमने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन किया था उसके हिसाब से आ जाता है। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम को ही लिखने का दूसरा तरीका हो जाएगा, तो यहाँ पे और लगा दो, इट विल बी इक्वल टू आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन टाइम्स ओमेगा। सिंपल है, ठीक है। या तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता कर लो, उसके अबाउट काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, सिंपल लिखनी है आपको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो आई ओमेगा, खत्म। अगर आप सेंटर ऑफ मास वाले तरीके से जा रहे हो तो पहले सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी लिखो, फिर उसमें रोटेशनल वाली ऐड कर दो। अगर आप एंगुलर मोमेंटम पता करना चाहते हो तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम पता करो, फिर उसके बाद उसमें रोटेशन वाले को ऐड कर दो। तो हमारे पास दो मेथड है, जब जो आसान लगेगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों से एग्जैक्ट सेम आंसर आता है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। The general motion of a rigid body can be considered to be a combination of a motion of its center of mass about an axis and its motion about an instantaneous axis passing through center of mass। तो ये चीज़ अभी अभी हमने देखी, एग्जैक्टली वही चीज़ उन्होंने फिर से लिख दी। बेसिकली एक पैसेज बना दिया और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। दीज एक्सिस नीड नॉट बी स्टेशनरी, ठीक है, एक्सिस मूव कर सकते हैं। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क वेल्डेड हॉरिजॉन्टली एट इट्स रिम टू ए मासलेस स्टिक एज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास यहाँ पर एक मासलेस स्टिक है और उसमें इस तरीके से इस रिंग को हमने वेल्ड कर दिया है। इस रिंग पे कुछ पॉइंट है, एक P है, एक पॉइंट है हमारे पास Q, ठीक है। When the disc stick system is rotated about the origin on a horizontal frictionless plane with an angular speed omega, the motion at any instant can be taken as a combination of a rotation of center of mass of the disk about the z-axis and a rotation of the disk through an instantaneous vertical axis passing through its center of mass as seen from the changed orientation of points P and Q. Both these motions have the same angular speed omega in this case. तो देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, हमारे पास मान लो इस तरीके से कोई डिस्क है
और इसको हमने किसी रॉड से ऐसे फिक्स कर दिया है। ऑलराइट, ये देखो ये हमारी डिस्क है और ये हमारे पास इस तरीके से वेल्ड कर दिया गया डिस्क और रॉड को, और हमारे पास एक एक्सिस है उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। किस तरीके से? ये एक्सिस यहीं पे फिक्स है और इसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है ना। तो अगर यहाँ पे देखो पॉइंट कौन सा है, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू। थोड़ी देर बाद ये यहाँ से इस तरीके से घूमेगा और इस तरीके से आ जाएगा। ये आपको पहले तो मोशन समझ लो यहाँ पे हो क्या रहा है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, इस मोशन को आप किस तरीके से समझ सकते हो। या तो आप इस पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को एक कोई ऑब्जेक्ट मानो, पूरा एक सिस्टम जो है रिजिड बॉडी मान लो पूरी को, और उसको बोलो कि यार ये इस एक्सिस के अबाउट पूरी की पूरी घूम रही है, ठीक। या फिर आप एक काम करो, मान लो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक सर्कल में इस तरीके से घूम रहा था, और उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे अज्यूम करो कि ये जो डिस्क है या रिंग है वो भी इस तरीके से घूम रही थी। तो वही चीज़ हो गई जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। यहाँ पर हमारे पास हम देखते हैं कि ये जो एक्सिस है ना, बेसिकली इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाता है। किसी भी पॉइंट पे हमेशा हम देखते हैं कि वो इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। एक तरीका तो ये हो गया देखने का, और वो एक्सिस फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा। इसी को देखने का दूसरा नज़रिया, ऐसे समझो कि एक सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, वो इस तरीके से एक सर्कल में रोटेट कर रहा है। यहाँ से इस तरीके से वो आएगा, और हमारे पास जो डिस्क है वो, अब मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ था तो हम बोलेंगे डिस्क ऐसे रोटेट करिए, सेंटर ऑफ मास यहाँ था तो हम बोलेंगे डिस्क ऐसे रोटेट करिए, सेंटर ऑफ मास यहाँ था तो हम बोलेंगे डिस्क ऐसे रोटेट करिए, सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा तो हम बोलेंगे डिस्क इस तरीके से रोटेट करेगी। तो यहाँ पर कहीं पे भी मैं इस तरीके से बना देता हूँ, हमारे पास यहाँ से ये इस तरीके से घूम रही है। अच्छा, यहाँ पे देखने को हमें ऐसा लगेगा कि भाई एक सेंटर ऑफ मास के रोटेट होने की ओमेगा है जो तो ओमेगा के बराबर है, दूसरी हमारे पास इस रिंग की कुछ ओमेगा होगी। देखो रिंग भी घूम रही है इस तरीके से ना, घूम रही है। पहले पी इधर था, क्यू इधर था, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पी दूसरी तरफ आ गया, क्यू दूसरी तरफ आ गई, है ना। यहाँ से पी के राइट साइड में क्यू था, अब पी के लेफ्ट साइड में क्यू आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिस्क भी घूम रही है ना। इसको इस तरीके से फील करने की कोशिश करो। डिस्क को देखो, सिर्फ डिस्क घूम रही है कि नहीं घूम रही है? घूम रही है ना, डिस्क भी इस तरीके से घूम रही थी। ऑलराइट, तो यहाँ पर डिस्क की कुछ ओमेगा होगी और इसकी कुछ ओमेगा होगी, और इसको हम फील कर सकते हैं कि दोनों ओमेगा एक्चुअली सेम रहने वाली है। पहली बात तो ये कि हमारे पास ये पूरी की पूरी एक रिजिड बॉडी है, इसको कहीं से भी देखो ओमेगा की वैल्यू सेम होती है। अगर इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट में देखूंगा तो ओमेगा सेम आएगी, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखूंगा तो ओमेगा सेम होगी। अगर मैं इस पॉइंट के पे बैठ जाऊँ और फिर बात करूँ तो मैं देखूंगा अच्छा ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ से ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है, ये वाला पॉइंट ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो सब जगह ओमेगा सेम रहती है। रिजिड बॉडी का मतलब ही यही है। ओके, तो सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में क्वेश्चंस अभी आएंगे थोड़ी देर में। हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, दोनों तरीके से इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका है काइनेटिक एनर्जी 1, जिसमें हम इस एक्सिस के अबाउट पूरे को रोटेट कराएंगे। हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे हाफ इंटू आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा तरीका जो है उसको हम लिखेंगे हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू क्या हो जाएगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो दोनों तरीकों से इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश करो, देखो रिजल्ट सेम आता है या नहीं, इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास इस केस में ओमेगा की वैल्यू तो हमें पता है, इस तरीके से ओमेगा से घूम रहा है, सबकी ओमेगा सेम है, ये हम देख चुके हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हमारा यही आ जाता है, ठीक। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, तो हमारे पास ये जो डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2, लेकिन वो होता है उसके सेंटर से पास होते हुए एक एक्सिस पे। तो मुझे इसका इंस्टेंटेनियस ये जो भी एक्सिस है इसके अबाउट अगर उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो उसको बोलूँगा ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसको मैं ICM विल बी इक्वल टू mr²/2, ठीक। लेकिन यहाँ से पैरेलली एक एक्सिस को शिफ्ट कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये है मेरे पास L, ये वाला डिस्टेंस है मेरे पास R। सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस को शिफ्ट किया गया है वो है L + R। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज अपना ये z एक्सिस इटसेल्फ।
इसकी वैल्यू हो जाएगी mr² डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इंटू कितना डिस्टेंस मूव किया है, l प्लस r का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यू हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका अगर आप देखोगे तो दूसरे तरीके से हम सेम चीज़ लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर मैं हाफ इसको लिख दूंगा हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास ये है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देखो यहाँ से बैठ के अगर आप देखोगे ओमेगा से ऐसे घूम रहे हो और हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना है l प्लस आर। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी l प्लस आर टाइम्स ओमेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा l प्लस आर ओमेगा और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी पूरे में स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आती है और यहाँ से जो वैल्यू आती है दोनों सेम हो जाएगी। देखो एग्जैक्टली सेम है। हमारे पास ये कुछ वैल्यू थी, ये थी, उसमें हाफ ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा और ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रही है। तो दोनों से हमें सेम रिजल्ट आता है, काइनेटिक एनर्जी सेम निकल के आती है, इसको हम देख सकते हैं। अब आगे चलते इसमें और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ कंसिडर टू सिमिलर सिस्टम एज शोन इन द फिगर। ए द डिस्क विद इट्स फेस वर्टिकल एंड पैरेलल टू XY प्लेन। तो हमारे पास ये है ना, इस तरीके से डिस्क को बेसिकली अभी तक हमारे पास डिस्क कुछ इस तरीके से थी, अब डिस्क को कुछ ऐसे खड़ा कर दिया और दूसरा वाला जो है उसमें डिस्क को ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे रखा गया है, ठीक है। एक टाइम डिस्क ऐसे थी, दूसरे में डिस्क ऐसे है और तीसरे केस में ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे है। तीनों के केस में जेड एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है, तीनों के केस में जेड एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। इन बोथ केसेस द डिस्क इज वेल्डेड एट पॉइंट P, ठीक है, एंड द सिस्टम आर रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द जेड एक्सिस। Which of the following statement regarding the angular speed about the instantaneous axis passing through the center of mass is correct? Okay, यहाँ से ओमेगा से घुमा रहे हैं, यहाँ से ओमेगा से घुमा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है। रिजिड बॉडी में ओमेगा वैल्यू सेम रहती है, कहीं से भी नापो, ठीक है। तो हमारे पास रिजिड बॉडी कौन सी है, ये पूरी की पूरी एक रिजिड बॉडी है, ये पूरी की पूरी एक रिजिड बॉडी है ना। ये लाइट रॉड थी, वो मिला करके उसका मास भले ही नहीं है लेकिन है तो वो रिजिड बॉडी का पार्ट। यहाँ पर हमारे पास इस एक्सिस के अबाउट अगर पूछा जाएगा तो भाई वो भी ओमेगा से घूमेगी और इस एक्सिस के अबाउट ये भी इस तरीके से ओमेगा से घूमेगी। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इट इज़ ओमेगा फॉर बोथ केसेस। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ पता है कि ओमेगा सेम रहती है फॉर रिजिड बॉडी तो आपको तुरंत आंसर मिल गया, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो यहाँ पर देखो एक्सिस अगर आपने सही तरीके से नहीं चुना है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द एंगुलर स्पीड अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज करेक्ट। तो यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं है कि एक्सिस का ओरिएंटेशन कैसा। देखो सेंटर ऑफ मास तो इसका यहाँ पर है, एक्सिस ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था, कैसे भी आ सकता था। यहाँ पर एक्सिस ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था, कैसे भी आ सकता था। तो हमें कौन से एक्सिस की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक्चुअली इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा इसकी सेम है, ओमेगा तो इसी एक्सिस के अबाउट है, ओमेगा यहाँ पर इसी एक्सिस के अबाउट है। अच्छा, ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, ओमेगा कुछ कंपोनेंट इसके अबाउट आप ले सकते हो, लेकिन अगर मुझसे बात करी जा रही है एंगुलर वेलोसिटी की या मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो मैं टोटल वाली जो बात है, टोटल ओमेगा हमारे पास ये है, टोटल ओमेगा हमारे पास ये है, उसी को मैं आंसर की तरह काउंट करूंगा। तो इसलिए ओमेगा इज सेम फॉर बोथ केसेस, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके बेस्ड और इस पे और किस तरीके के क्वेश्चन इसी में आगे पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस passing through the center of mass is correct? तो it is vertical for both cases A and B। इसमें पूछा गया है which of the following statements about the instantaneous axis, अब it's not the axis of instantaneous axis of rotation, बस कोई भी instantaneous axis है जो कि center of mass से पास हो रहा है। It is vertical for both cases A and B। It is vertical for case A and it 45 डिग्री। बेसिकली इस सवाल में बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए। हमसे पूछा गया है कि हमारे पास ये जो डिस्क का और मास का सिस्टम था जब ये ऐसे घूम रहा था, ठीक है, एक तरीका तो ये था ऐसे घूम रहा था, दूसरा तरीका मान लो मैंने इसको खड़ा इस तरीके से कर दिया, अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ।
सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ कोई एक्सेस होगा, वो एक्सेस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कैसे हो सकता है? हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी ओमेगा जिस एक ही एक्सिस के अलावा होगी, उसकी कुछ तो ओमेगा इसकी डेफिनेटली है, वो घूम रहा है, तो वो किस एक्सिस के अबाउट है? एक्चुअली हमें यहाँ पे पता चल जाता है, आप इसको देखोगे तो ये डिस्क अपनी जगह पे ऐसे ही घूम रही है। आप इसको ऐसे रखते हो तो भी ऐसे घूमती है, अगर आप इसको फ्लैट रख देते हो और फिर इसको यूँ घुमाओगे तो भी देखोगे डिस्क अपनी ही जगह पे देखोगे तो इस तरीके से घूमती हुई नजर आएगी। अगर आप इसको टेढ़ा रखते हो और फिर इसको ऐसे घुमाते हो तो भी आप देखोगे अगर डिस्क सेंटर पे ही रखी है तो ऐसे घूमती हुई दिखेगी। तो हम देखते हैं हर केस में इसका जो एक्चुअली रोटेशन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, उसका एक्सिस जो है वर्टिकल ही है, और होना भी चाहिए क्योंकि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी की ओमेगा हमेशा सेम होती है। तो अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से ऑब्जेक्ट है ऐसे टेढ़े में, और मैं बोलता हूँ कि भाई वो इस एक्सिस पे इस तरीके से ओमेगा से घूम रही थी, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे बैठ जाऊँ यहाँ पर सेंटर में और यहाँ पर बैठ के देखूँ अच्छा इसका मोशन कैसे हो रहा है, भले ही ये इस तरीके से टेढ़ी लगी हुई है तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा मेरे को, अगर मैं यहाँ बैठ गया कि अच्छा डिस्क ऐसे घूम रही थी, मुझे ऐसा ही दिखाई देगा यहाँ बैठ करके कि ओमेगा इसकी इस तरीके से है ना। तो सब जगह अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक चींटी रख दूँ, चींटी को ऐसे ये डिस्क ऐसे घूमती हुई नहीं दिखेगी, उसको ये ऐसे ही घूमती हुई दिखेगी, तो उसके लिए भी ओमेगा इस एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आने वाली है। यहाँ पर एक्चुअली इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाता है हमारे पास ए, इट इज़ वर्टिकल फॉर बोथ द केसेस। बी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हो जाता है जहाँ पे हम ओमेगा को विजुअलाइज कर पाते हैं। आज हम सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करने वाले हैं ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है क्या चीज़ हमारे सिलेबस से बाहर है और हमें क्या क्या गलत तरीके से हम सोच सकते थे, हम वो सारी चीज़ें आज पहले देख लेंगे। उसके बाद कुछ अच्छे सवाल भी हैं जो एक्चुअली सिलेबस में, तो उनको भी सॉल्व करेंगे। बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस भी है, लेकिन पहले एक और गलत सवाल देख लेते हैं। One tells a circular ring of mass m and radius r near to its tip of one's finger as shown in the figure. In the process, the finger never loses contact with the inner rim of the ring. The finger traces out the surface of a cone shown by the dotted line. If the radius of the part traced out by the point where the ring and the finger is in contact is r. ठीक है, तो हम इस तरीके से उंगली घुमाते हैं और उंगली में हम फिर इस तरीके से देखते हैं। अब मेरे पास डिस्क तो है नहीं, तो इस तरीके से आप उसको रिंग को घुमाओगे, कुछ फील करने की कोशिश करो, सबने घुमाया है कभी ना कभी, ठीक है। ऑलराइट, द फिंगर रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। देखो जब मैं इस तरीके से इसको घुमा रहा हूँ तो यहाँ पर जो हमारे साथ में रिंग घूमती है वो सेम टाइम में, आप ऐसे फील करने की कोशिश करो, साथ में ही तो चलते हैं। जितनी हमारी उंगली घुमाने की ओमेगा होती है उतनी उसकी ओमेगा होती है, दोनों की ओमेगा सेम होती है ना। इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। और द रोटेटिंग रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग on the outside of a smaller circle described by the point where the ring and finger is in contact. The coefficient of friction between ring and the friction is mu and the acceleration due to gravity is g. The total kinetic energy of the ring is. देखो ये सवाल एक्चुअली गलत है, लेकिन फिर भी इसमें हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से घूम रहा था, इसका टॉप व्यू बना हुआ है यहाँ पर। ये वो रेडियस का सर्कल है जिसमें हम अपनी उंगली को इस तरीके से घुमाते हैं और उंगली की कोई थिकनेस हमें दी नहीं हुई है ना, तो इसको हम एक पॉइंट लाइन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास इस तरीके से एक पॉइंट है जो ऐसे 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 घूम रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये बाहर वाली जो रिंग है वो घूमती है। जिस वक्त हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, फिर मैं अपनी उंगली को घुमाऊंगा, यहाँ लाऊंगा, तो जो रिंग है वो भी यहाँ पर इस तरीके से आ चुकी होगी, ये हमारे पास रिंग फिर आ जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ आएगी और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हमारे पास यहाँ आएगी। इस तरीके से हमारी रिंग घूम रही है। इसको आप विजुलाइज कर पा रहे हो या नहीं? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से लिखोगे। तो काइनेटिक एनर्जी आप इसकी कैसे लिख सकते हो? आप इसकी काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से लिख सकते हो जो हम देख चुके हैं। या तो आप पहले काइनेटिक एनर्जी लिखो अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद क्या करने का आपको, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। या फिर आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता कर लो, उसके अबाउट भी सेम ओमेगा होगी, उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। दोनों तरीक़ों से आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है और इनमें से सारे के सारे ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले तरीके से मैं देखूंगा तो K1 की वैल्यू हो जाती है हाफ इंटू मास ऑफ द रिंग इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ पे से वैल्यूज देखो कितनी आएगी। हाफ मास कितना है, मास m के बराबर है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस तरीके से लिख सकते हो, देखो यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास ये है, फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा। इस तरीके से सेंटर ऑफ मास का रोटेशन हो रहा है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का जो रोटेशन हो रहा है वो r माइनस आर इस रेडियस में एक्चुअली हो रहा है ना, इस पॉइंट के अबाउट। ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसके अबाउट एक्चुअली रोटेशन हो रहा है। तो हमारे पास वेलोसिटी को हम लिख देंगे ओमेगा इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इसका स्क्वायर। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है, वो होता है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से आप देखोगे कोई सा भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को लिखने का हम लिखेंगे हाफ इंटू आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करोगे, देखो यहाँ पे था हमारे पास एम आर स्क्वायर और यहाँ से हमने उसको इतना मूव किया है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी हाफ इंटू एम आर स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास टोटल है मास है m इंटू आर माइनस आर, इसको जितना मूव किया है एम आर स्क्वायर है ना। ये हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगेन यहाँ से आप देखोगे हमें एग्जैक्टली सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये भी अगेन फिर से पहला वाला ही नहीं था तो ये भी नहीं होगा, बोथ आर सेम है ना, सेम एज अबव। और इनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये सवाल भी गलत था, बोनस कर दिया गया इसको। अच्छा, इसका एक और पार्ट है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट बिलो विच द रिंग विल ड्रॉप डाउन इज। तो यहीं पर गड़बड़ सारी की सारी हो जाती है। हमारे पास जो रिंग है इसको फील करने की कोशिश करो। रिंग रोटेट कर रही है, रिंग के ऊपर फोर्सेस क्या लग रहे होंगे, इसके ऊपर इस तरीके से लग रहा होगा एक mg। रिंग को कौन रोटेट करा रहा है, हम इस तरीके से घुमा रहे थे बेसिकली है ना। यहाँ पर मैं घुमाता हूँ तो बेसिकली मैं यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर एक कुछ फोर्स लगाता हूँ नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। और इसका इस पॉइंट के अबाउट कुछ रोटेशन हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाली वैल्यू आती है मेरे पास r माइनस स्मॉल r के बराबर। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स बैलेंस करने जाओगे तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख जाती है इसकी कुछ ओमेगा है इस तरीके से, ओमेगा स्क्वायर r इंटू एम। ये हो जाएगा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वैल्यू जाती है n के बराबर। और हमारे पास म्यू टाइम्स n मस्ट बी इक्वल टू एम जी के बराबर, नहीं तो रिंग नीचे गिर जाएगी। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू एम जी। एम से एम कट जाता है, ओमेगा की वैल्यू आ जाती है g अपॉन म्यू। अच्छा, रेडियस की वैल्यू मैंने गलत लिख दी। हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R माइनस आर के बराबर, R माइनस आर के बराबर। यही चीज़ हमें यहाँ पर आ जाएगी म्यू इंटू आर माइनस स्मॉल आर का अंडर रूट, और इससे हमें ऑप्शन मिल जाता है ए। लेकिन इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, देखो आंसर तो आ गया, इस ओमेगा से कम होगा तो फिर वो गिर जाएगा। अब यहीं पे गड़बड़ शुरू होती है। गड़बड़ क्या शुरू होती है, पहली बात तो जब मैं उसको घुमाता हूँ, मुझे क्या पता नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही है, ऐसे भी लग सकती थी। तो डिपेंड करेगा कौन सा वाला पार्ट है जो मेरा उंगली का इस तरीके से टच हो रहा है ना। अगर मैं इस रिंग का क्रॉस सेक्शन देखूँ तो वो तो इस तरीके से था। अगर मैं उंगली को सीधा रखूँगा तभी नॉर्मल इस दिशा में लग सकती है। अगर मैं उंगली को ऐसे टेढ़ा रखता तो मेरे पास नॉर्मल इस दिशा में लगती, ठीक है। नॉर्मल इस दिशा में लगती, फ्रिक्शन का फोर्स इस दिशा में लगता, फिर हमें फोर्सेस बैलेंस करने पड़ते। दूसरी चीज़, हमारे पास अगर रियल रिंग होती है ना, क्योंकि उसका छोटू सा रेडियस भी नहीं दिया तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर mg को आपने यहाँ पर फ्रिक्शन से तो बैलेंस कर दिया, यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा होगा ना फ्रिक्शन से, फोर्स तो बैलेंस कर दिया, टॉर्क तो बैलेंस ही नहीं हुआ। टॉर्क कहाँ बैलेंस हुआ है, इस पॉइंट के अबाउट में देखूँ तो ग्रेविटेशन का नीचे की तरफ कुछ टॉर्क है, ये तो रिंग नीचे आनी चाहिए, तो वो भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर जो रिंग है वो बहुत ही पतली, कितनी पतली हो लेकिन उसकी कुछ तो थिकनेस होती है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है वो इस तरीके से लगती है, ऊपर की तरफ ज़्यादा लगेगी, इस तरफ कम लगेगी, कि वो इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगी, तो वो इस टॉर्क को काउंटर करता है और ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं। इसीलिए ये सवाल गलत हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मार सकते हो, व्हाट इज बैलेंसिंग
द टॉर्क ऑफ mg, हाँ, यहाँ पर उंगली बनाओ, कुछ इस तरीके से हमारे पास उंगली है, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शंस लगती हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ज़्यादा लगी होगी, यहाँ पर कम लगी होगी। तो बेसिकली ये एक हमारे पास टॉर्क आता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल। साथ में यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से mg कुछ लग रहा होगा। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसे लग रहे हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए ये हो जाता है हमारा आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेई मंथ एंड नीट मंथ। जेई मंथ में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।